तो देखिए बच्चों, आज हम लोग वास्तुकला एवं स्थापत्य, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला एवं स्थापत्य के बारे में देखेंगे, जिसमें मैं प्रागैतिहासिक काल से शुरू करूंगा। प्रागैतिहासिक काल से वास्तुकला एवं स्थापत्य को स्टार्ट करके हम लोग आधुनिक काल तक आएंगे, जिसमें प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार से हुआ और क्या क्या विशेषताएं रहीं उसको देखेंगे। इसके बाद मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुग़लों के समय वास्तुकला और स्थापत्य कला का क्या विकास रहा, और फिर आधुनिक काल में हम लोग देखेंगे, यानी वास्तुकला और स्थापत्य कला का जो लेक्चर है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होगा, जिसमें प्राचीन भारत में वास्तुकला, मध्य भारत में वास्तुकला और आधुनिक भारत में वास्तुकला आएगी। वास्तुकला और स्थापत्य कला को समझाने से पहले या पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि वास्तु का मतलब क्या है और स्थापत्य का मतलब क्या है। तो देखिए बेटा, वास्तु शब्द का जो निर्माण है वो वास से बना है, और वास का मतलब एक तरीके से निवास या रहने योग्य, जहाँ रहा जाता है उसे निवास या वास कहते हैं, और इससे ही बना है क्या, वास्तु बना हुआ है। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग घरों में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा वो घर में ही रहेगा, घर उसका चाहे जैसा हो। घर उसका पेड़ पर हो सकता है, घर उसका जंगल में हो सकता है, घर उसका गुफा में हो सकता है। तो घर में ही रहेगा जो भी व्यक्ति रहेगा। तो जो घर होते हैं वो एक प्रकार के जैसे बिल्डिंग है, जैसे आजकल हम लोग जहाँ घरों में रह रहे हैं वो एक प्रकार की बिल्डिंग है। यानी जो भी बिल्डिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सब वास्तु के अंतर्गत आता है। जो भी बिल्डिंग के बारे में देखेंगे, मकान के बारे में देखेंगे, वो सब वास्तु के अंतर्गत आता है। अगली चीज़ है स्थापत्य, जिसे इंग्लिश में स्कल्पचर कहा जाता है। इसकी जो स्थापत्य शब्द का निर्माण है वो स्थापना से हुआ है, और स्थापना किसकी होती है बच्चों? मूर्ति की होती है। अर्थात मूर्ति के बारे में जो पढ़ा जाता है, जो जाना जाता है, वो किसका पार्ट है। यानी अगर हमने कहा कि फलाना मूर्ति गांधार शैली की बनी है, मथुरा शैली की बनी है, यानी मैं मूर्ति की विशेषता अगर बता रहा हूँ तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? वास्तु पढ़ रहा हूँ या स्थापत्य पढ़ रहा हूँ? ये स्थापत्य मुख्य रूप से हो जाता है। बाकी जैसा कि भाषा और बोली में देखा था, कोई विशेष अंतर नहीं है। वैसे वास्तु और स्थापत्य में कई बार एक दूसरे की जगह वास्तु और स्थापत्य शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन सही मायने में अगर हम वास्तु और स्थापत्य को डिफरेंशिएट करें तो हमारे सामने यही आता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, भवन होते हैं, ये वास्तु के अंतर्गत आते हैं, और मूर्तियों के बारे में जो पढ़ा जाता है वो स्थापत्य के बारे में पढ़ा जाता है। और अधिकांशतः मूर्तियाँ किसी न किसी भवन के अंदर हैं, इसलिए हम लोग वास्तु और स्थापत्य कला को ज़्यादातर साथ साथ ही पढ़ते हैं। ज़्यादातर वास्तु और स्थापत्य दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको वास्तु और स्थापत्य का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा,
जैसा कि अगर देखा जाए मनुष्य ने निवास करना कब से शुरू किया, तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने प्रागैतिहासिक काल इसमें पुरा पाषाण काल आता है, इसमें पुरा पाषाण काल आता है, इसमें मध्य पाषाण काल आता है, इसमें नव पाषाण काल आता है। आप सबको पता है कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो पेस्टोरल हर्डल था, यानी खाना बदोश जीवन जीता था। खाना बदोश जीवन से मतलब है कि उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। वो चलता जाता था, भोजन की तलाश में दिन भर चलता रहता था, जहाँ रात होती थी वहीं पर रुक जाता था। कोई स्थायी निवास इसका नहीं हुआ करता था, पुरा पाषाण काल के मानव का और मध्य पाषाण काल के मानव का। लेकिन नव पाषाण काल आते आते कृषि प्रारंभ हो गई थी और कृषि के प्रारंभ होने ने मनुष्य को स्थायी निवास के लिए प्रेरित किया। इसीलिए हमको मानव का प्रथम स्थायी निवास के साक्ष्य नव पाषाण काल से मिलना शुरू होते हैं। लेकिन नव पाषाण काल में जब मनुष्य ने स्थायी निवास करना शुरू किया तो उस समय जो इनके मकान हुआ करते थे वो बेसिकली घास फूस के बनते थे। इसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी के साथ सरकंडों का प्रयोग होता था। तो कुल मिलाकर नव पाषाण कालीन जो बस्तियां हुआ करती थी उनमें जो मकान होते थे वो मकान घास फूस, मिट्टी और सरकंडों से बने होते थे। तो बेटा घास फूस और मिट्टी और सरकंडों से अगर कोई मकान 4-5 हज़ार साल पहले बना है तो उसके साक्ष्य हमें 4-5 हज़ार साल बाद मिले, ये पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक काल का हम लोग वास्तुकला नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में भवनों का निर्माण हुआ लेकिन वो मुख्यतः मिट्टी से और घास फूस से बने थे जो समय के साथ नष्ट हो गए। इसका कोई प्रमाण हमारे पास स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं। अगला काल आता है हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता के काल से हमको वास्तुकला और स्थापत्य कला का स्पष्ट रूप से विवरण मिलना शुरू होता है। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं थी। इसमें मकानों का निर्माण होता है, प्रॉपर नगर बसाए गए हैं, हमें वृहद स्नानागार मिला है, हमें अन्नागार मिला है, हमें सभा भवन मिला है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमें मूर्तियाँ मिली हैं, ये मूर्तियाँ प्रस्तर यानी पत्थर की हैं, धातु की हैं और टेराकोटा या पकी हुई मिट्टी की हैं।
सामान्यतः पकी हुई मिट्टी को क्या कह देते हैं? टेराकोटा। तो मिट्टी की बनी है, धातु की बनी है और पत्थर की बनी हमें विभिन्न मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं और वो मिट्टी के बर्तन क्या कहलाते हैं? मृद भांड कहलाते हैं। तो वास्तुकला और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में मानी जाती है। याद रखिएगा, जिस समय आधे से ज़्यादा यूरोप का नामो निशान नहीं था, उस समय भारत एक विकसित सभ्यता जी रहा था जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जिसके अधिकांश शहर प्लान्ड सिटी थे। प्लान्ड सिटी थे ज़्यादातर शहर। ये बड़ी बात इसलिए है कि आज से 4-5 हज़ार साल पहले अगर आपको प्लान्ड सिटी मिलते हैं तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। अरे नगर ही अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी सभ्यता का विकास होता है तो सभ्यता पहले ग्रामीण स्वरूप में होती है, धीमे धीमे वहाँ पर सुविधाएं आती हैं, गांव कस्बों में बदलते हैं और कस्बे शहर में बदल जाते हैं। भाई, किसी जगह को गांव होने के लिए या शहर होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर किसी स्थान पर वो कंडीशन पूरी होती हैं तो वो जगह गांव या शहर कहलाती है। जैसे ज़्यादातर कच्चे मकान हो, ज़्यादातर रोडें कच्ची हों, स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर ना हो, नाम मात्र ही हो, मुख्य व्यवसाय कृषि हो, कृषि पर निर्भरता बहुत ज़्यादा हो, ये शहर के लक्षण हैं या गांव के लक्षण हैं? ये गांव के लक्षण हैं। शहर के लक्षण क्या हैं? ज़्यादातर पके मकान होते हैं, पकी सड़कें होती हैं, आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है और अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। ऐसी जगह को हम लोग शहर कहते हैं। और बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को शहर कहा गया, शहरी सभ्यता कहा गया। ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी और किसी भी नगर में जो लक्षण होते हैं वो लक्षण हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण रूप से विद्यमान थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वो बेटा ज़्यादातर मकान पकी ईंटों के बने हुए थे, ईंटों से निर्मित थे। और ईंटों की जो चुनाई है वो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर होती थी। किस पर होती थी? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। आप सोचेंगे ये क्या है? तो बच्चों, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति वही है जिसमें हम आज भी ईंटों की चिनाई करते हैं। हम जब 2 ईंटें मिस्त्री रख देता है, जोड़ देता है, तो उसके बाद जब अगली रो चलेगी तो अगली रो में अगला ईंटा इस प्रकार से रखा जाएगा कि वो इस ज्वाइंट पर आए। बात आप समझ रहे हैं? इसे इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहा जाता है। इसमें ही ईंटों की चुनाई हड़प्पा काल में हुई थी। आज से 5000 साल पहले ईंटों की इस प्रकार चुनाई होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब भी किसी से बात करिए तो ज़्यादातर लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता का जिक्र करते हैं, चाहे फिर वो इतिहासकार हों या कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को विद्वान कहने वाले लोग हों, वो हों। लेकिन सच्चाई ये है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं ज़्यादा विकसित हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरीय गुण विद्यमान नहीं थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय गुण
विद्यमान थे और हड़प्पा सभ्यता कहीं ज़्यादा बेहतर सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया से हर दृष्टिकोण से। लेकिन विदेशी इतिहासकार भारत को अंडर एस्टिमेट करने के लिए हमेशा ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया बड़ी थी और ज़्यादा विकसित थी और इसकी तुलना में हड़प्पा सभ्यता कम विकसित थी, जो कि सत्य नहीं है। नगर अगर आप देखिए, नगर ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के समय ज़्यादातर नगर आयताकार हुआ करते थे और इस नगर में जो सड़कें होती थी सारी सड़क समकोण पर काटती थी, यानी कि एक प्रॉपर चौराहा बनता था। आज के समय में आप देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में पता चलता था कि ये सड़क जा रही है और दूसरी सड़कें कोई ऐसे आके काट रही है, कोई ऐसे आके काट रही है, फर्जी सा चौराहा बन गया। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक सड़क एक दूसरे को जो काटती थी वो समकोण पर काटती थी, प्रॉपर चौराहा बना करता था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज के समय में आप जिस भी शहर में रह रहे हों, आप उस शहर में देख लीजिए कितने चौराहे ऐसे होंगे जो समकोण हैं। ज़्यादातर चौराहे आड़े तिरछे गलियों से आकर बने होते हैं। 5000 साल पहले के लोग इस प्रकार की सभ्यता में, इस प्रकार के शहर में निवास करते थे। और भाई हमारे यहाँ तो नालियाँ अब पक्की हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ 5000 साल पहले ही पक्की हो गई थीं। उसमें पक्की नालियाँ बनी हुई थी बेटा, और नालियाँ ढकी हुई थी, और ढकी नालियों में लगभग हर 10 मीटर पर एक मेन होल या सोक गर्त होता था। ये सोक गर्त इसलिए होता था ताकि नाली ढकी है, उसमें कोई कचरा आता था तो भारी होके यहाँ बैठ जाता था, इसे खोल कर निकाल लिया जाता था, नाली साफ़ सुथरी बनी रहती थी। ये सोच, इस कॉन्सेप्ट का नाम है मेन होल। मेन होल जो आज हमारे यहाँ पाए जाते हैं सीवर लाइन में, वो इसी कॉन्सेप्ट के तहत विकसित किए गए थे बच्चों। और ये कॉन्सेप्ट हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार यानी एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी प्राप्त हुआ है, जो कि सार्वजनिक स्नान को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे यहाँ सोमवती अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने का प्रावधान है, सामूहिक स्नान, वैसे ही वृहत स्नानागार में भी सामूहिक स्नान हुआ करता था। वृहत स्नानागार में उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ थीं, दक्षिण पश्चिम की तरफ पानी निकासी की व्यवस्था थी, और इतना अद्भुत बना है कि इससे आज भी पानी भर दो तो पानी लीक नहीं होता था। इतना क्लासी ये बना हुआ है। लोग जाने कितने लोग आकर इस पर रिसर्च करके चले गए, इसकी विशेषता को जानने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है। और बाकायदा आसपास चेंजिंग रूम बने हुए थे, हवन कुंड भी थे, भाई नहा धो के पूजा करो। तो ये अपने आप में बहुत विशेष बात थी, जो कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अलावा अन्नागार मिला हमें हड़प्पा सभ्यता से। जैसे आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन होते हैं, जहाँ पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही लोग जो अनाज लगान के रूप में दिया करते थे, उसे राजकीय अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था। राजकीय अन्नागार चबूतरे पर बने होते थे, जिसमें बराबर छेद हुआ करते थे, ताकि किसी प्रकार से कोई कीड़े विकसित ना हो जाएं, कीटों से रक्षा हो सके। बात समझ में आती है? तो ये अपने आप में एक विकसित बात थी। हड़प्पा सभ्यता से ही सभा भवन यानी कॉन्फ्रेंस हॉल मिला है। सामूहिक रूप से किसी चीज़ पर बात कहनी होती थी या कुछ होता था तो कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती थी। आज भी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाने का प्रावधान है।
मूर्तियों की अगर हम बात करें तो मूर्तियाँ 3 प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई हैं। प्रस्तर की मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति, ये बेटा मिली है हमको। ये योगी की मूर्ति, हड़प्पा सभ्यता में योगी की मूर्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा तो इसमें जाना होगा। योगी के माथे पर गोल गोल चक्र का निशान है और उसके बाएं कंधे पर एक तिपतिया शॉल ओढ़े हुए है। तिपतिया शॉल का मतलब उसमें 3 परत वाली शॉल, ऐसी शॉल जिसमें कितनी परत हैं, 3 परत वाली शॉल को बाएं कंधे पर डाले हुए एक योगी का मूर्ति मिलती है। और ये मूर्ति सेल खड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेल खड़ी की बनी हुई है। धातु की मूर्तियों में अगर हम लोग बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये नर्तकी की मूर्ति अगर आप देखिए तो इस पोजीशन में नर्तकी की मूर्ति है। उसका बायां हाथ कमर पर है, दाहिना हाथ इस तरीके से है और पैर इस तरीके से है। तो ये पोजीशन है। इस हाथ में कड़ा है एक, इसमें चूड़ियां हैं सफ़ेद सफ़ेद जो पूरे कंधे तक जाती हैं और पाँव ऐसे है और प्रसन्न मुद्रा में नर्तकी नज़र आ रही है। ये जो अवस्था है, ये जो अवस्था है, इसमें 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? देखिए, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है और एक स्टेप में पाँव उठा हुआ है। इसे त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं? और नर्तकी की मूर्ति जो धातु की मिली है, कांस्य की मिली है, ये त्रिभंग मुद्रा में है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की अनेक मूर्तियां भी विभिन्न स्थलों से हमें प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के मुख्यतः 2 शहर हैं। एक आलमगीरपुर है, दूसरा हुल्लास है। हुल्लास सहारनपुर में है। आलमगीरपुर से मनके मिले हैं और सेल खड़ी मिली है और हुल्लास से भी हमें मनके प्राप्त होते हैं और मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। तो ये बेसिकली हमारी किसकी देन है? वास्तुकला ये चीज़ बताती है कि हड़प्पा सभ्यता में स्थापत्य कला और वास्तुकला दोनों क्या थे? विकसित अवस्था में थे। बात समझ में आती है? इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से मृद भांड यानी कि मिट्टी की मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है। लोग मृद भांड आते ही, नाम आते ही बेहोश होने लगते हैं कि हे भगवान ये क्या आइटम है। तो चिंता मत करो, मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन। ठीक है ना? तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें मृद भांड कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं बच्चों, वो मिट्टी के बर्तन एक तो आपके चित्रित मृद भांड हैं, चित्रित मृद भांड हैं और दूसरे सादे मृद भांड हैं। सादे मृद भांड। सादे मृद भांड मतलब जिस पर कोई चित्र नहीं बना हुआ है। चित्रित मृद भांड यानी ऐसे मिट्टी के बर्तन जिस पर चित्र बना हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे यहाँ रटने की पराकाष्ठा इतनी ज़्यादा है कि जहाँ चित्रित मृद भांड आता है तो आदमी बिना कुछ सोचे समझे कहता चित्रित धूसर मृद भांड। तो याद रखिएगा, ये चित्रित मृद भांड है, चित्रित धूसर मृद भांड नहीं है। चित्रित धूसर मृद भांड वैदिक काल में मिलता है। सिलेटी जिसे कहते, धूसर का मतलब सिलेटी, और ये सिर्फ क्या लिखा हुआ है?
चित्रित मृदभांड। चित्रित मृदभांड में जैसे जो मिट्टी का बर्तन होता था, उस मिट्टी के बर्तन का जो बेस होता था वो रेड कलर का होता था, और उस पर जो चित्र बनाए जाते थे ये चित्र बेटा ब्लैक कलर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? इसे चित्रित काले लाल मृदभांड भी बोला जाता है, या चित्रित लाल मृदभांड भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग ज़्यादातर शोबाजी में किया जाता था, अच्छे माने जाते थे, स्टैंडर्ड माने जाते थे चित्रित मृदभांड। और सादे मृदभांड का प्रयोग पानी भरने में या अनाज भरने में किया जाता था, इसको दिखावे में इसका प्रयोग नहीं होता था। क्लियर है बेटा? तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला समझ गए बच्चों। इसके बाद आता है वैदिक काल, और वैदिक कालीन सभ्यता अगर आप देखिए तो आपको पता है कि वैदिक कालीन सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? इसमें भी भवनों को बनाने में मिट्टी, घास फूस और सरकंडों का प्रयोग किया गया, इसलिए ही वैदिक कालीन सभ्यता के भवन भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अब बात आती है मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्यकालीन वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। ठीक है बच्चों, तो मौर्यकालीन वास्तुकला में अगर आप देखिए स्थापत्य कला और वास्तुकला, तो इसमें मुख्यतः इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक दरबारी कला और दूसरा लोक कला। लोक कला, ठीक है बेटा। दरबारी कला के अंतर्गत महल आते हैं, महल के बाद स्तंभ आते हैं, स्तंभ के बाद स्तूप आते हैं। ठीक है। और लोक कला के अंतर्गत मूर्तियां आती हैं और मृदभांड आते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन आते हैं। बात समझ में आती है? बोलिए भाइयों बहनों। दरबारी कला में जो महल आता है, सबसे पहले महल देखेंगे, फिर स्तंभ देखेंगे, फिर स्तूप देखेंगे, फिर मूर्तियां देखेंगे और फिर मृदभांड देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले दरबारी कला के अंतर्गत आने वाले महल को देखते हैं। तो बेटा, जो मौर्य काल में जो महल थे उनकी तो बात ही निराली थी। मौर्य काल के समय हखामनी वंश दुनिया में बड़ा फेमस था अपनी लेविश लाइफ के लिए। किसके लिए बच्चों? लेविश लाइफ के लिए हखामनी वंश बहुत ज़्यादा फेमस था। और ऐसा कहा जाता है, और भारतीय नहीं विदेशी इतिहासकार कहते हैं और उनके विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था, जो महल था, जिसे राजप्रसाद भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था वो हखामनी वंश के शासकों से भी कहीं ज़्यादा विशाल था। सूसा और एकबतना के राजाओं से भी बेहतरीन था। जगहें थी वहाँ पर भी उससे भी बेहतरीन था। और उसके भवन के निर्माण का मुख्य कंटेंट लकड़ी था, लकड़ी से महल बना था। इसी प्रकार से अशोक का महल था। अशोक का महल वही पाटलिपुत्र के पास मिलता है। तो भाई साहब, बच्चों, विदेशी इतिहासकार जो घूमने वाले यहाँ भारत आए, उन्होंने जब अशोक के महल को देखा तो उसकी विशालता को देखकर इतने प्रभावित हुए और उनके मुंह से यही निकला कि इसका निर्माण तो राक्षसों ने ही किया होगा।
इसका निर्माण किसने किया था? राक्षसों ने। विदेशी इतिहासकारों ने ऐसा बोला। और उसमें भी मेन कंटेंट क्या था? लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ महल। 3 मंजिला लगभग बना हुआ महल था, लकड़ी का। आज उसके, चूंकि लकड़ी का बना था, इसलिए उसके जो अवशेष हैं वो बहुत नाम मात्र के ही मिलते हैं, उससे कुछ विशेष निष्कर्ष पर नहीं निकला जा सकता। बात समझ में आती है? अगली चीज आती है स्तंभ। अशोक के, मौर्य काल के शासक थे अशोक, इनके स्तंभ लेख बहुत फेमस हैं। 7 स्तंभ लेख थे जो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ में स्तंभ लेख है, सारनाथ में जो स्तंभ लेख है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कारण ये है कि 26 जनवरी 1950 को इसको ही, सारनाथ के अभिलेख के जो सिंह शीर्ष था उसको ही भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है सारनाथ अभिलेख का शीर्ष। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बात समझ में आती है? और अशोक के जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, उनकी विशेषताएं हैं। उसकी विशेषता ये है कि वो स्वतंत्र रूप से लगे हुए हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी जगहों पर उस समय पिलर बन रहे थे वो किसी न किसी भवन में लगे हुए थे। कहाँ लगे थे? भवन में। अशोक का जो अभिलेख है ये भवन का हिस्सा नहीं थे, ये स्वतंत्र रूप से खुले आकाश के नीचे स्थापित किए गए थे। बात आप समझ रहे हैं? खुले आकाश के नीचे अशोक के स्तंभ स्थापित थे, ये बहुत बड़ी बात है। और अशोक के जो स्तंभ थे वो नीचे चौड़े थे और ऊपर जाके पतले हो गए। वो आपको पता है बैलेंस बनाने के लिए था। ठीक है। और अशोक के स्तंभों पर जो पॉलिश की गई थी वो धात्विक पॉलिश आज भी मौजूद है। वो मेटेलिक पॉलिश आज भी मौजूद है। अगर आप देखने जाएं तो वो पॉलिश के प्रमाण मिलते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है कि धात्विक पॉलिश आज भी विद्यमान है। स्तंभ के कुछ पार्ट होते हैं, अशोक के स्तंभ लेख के कुछ भाग हैं। जैसे ये हिस्सा पिलर कहलाता था, जो पिलर वाला हिस्सा है स्तंभ वाला, इसे यष्टि कहा जाता था। इसे क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं। यष्टि के ऊपर अवांग मुखी कमल है। अवांग मुखी कमल का मतलब उल्टा कमल। और आप गौर से देखिए ये उल्टा कमल है कि नहीं। ठीक है। इसे, ये अवांग मुखी कमल है। अवांग मुखी कमल। इसके ऊपर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे फलक कहा जाता है। फलक एक प्रकार की चौकी समझ लीजिए। सरफेस फ्लैट है ऊपर, चौकी। और इसके ऊपर शेर बने हुए हैं चारों डायरेक्शन में। क्या बने हैं? शेर। तो इसमें शेर बने हैं। लौरैया राजनंदनगढ़ में हाथी बने हुए हैं। तो इसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे पशु शीर्ष कहा जाता है। इसमें कोई भी पशु हो सकता है। सारनाथ में शेर है। बात समझ में आती है? बोलिए भाइयों बहनों। तो ये स्तंभ की
अशोक का स्तंभ जो सारनाथ में पाया गया, उसकी विशेषता आप समझ गए? बोलिए बच्चों। ठीक है, अब बात आती है स्तूप की। उत्तर प्रदेश में अशोक के कई स्तूप प्राप्त होते हैं। अशोक के क्या, कईयों के स्तूप प्राप्त होते हैं। वैसे तो माना जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था अपने शासनकाल में, जिसमें से अधिकांश स्तूप मध्य प्रदेश में है, लेकिन कुछ स्तूप उत्तर प्रदेश में भी हैं, सारनाथ में ही है। धामेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, ये चौखंडी स्तूप, ये स्तूप उत्तर प्रदेश में सारनाथ में ही स्थित है। इसलिए हमें स्तूप के बारे में भी पढ़ना है कि स्तूप क्या होता है, स्तूप की वास्तुकला क्या है। वैसे तो आपको पता भी है और मैं बता भी चुका हूँ कि स्तूप का मतलब समाधि होता है। इसकी शुरुआत महात्मा बुद्ध के समय से हुई। महात्मा बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके संस्कार के बाद जो राख और हड्डियां बची, उसको 8 भागों में बांटा गया और उसे भारत के 8 विभिन्न स्थानों में स्थापित किया गया। जैसे पिपरहवा स्तूप 8 विभिन्न स्थानों में स्थापित किया गया। लेकिन आगे चलकर जो प्रसिद्ध शिष्य हुआ करते थे, उनके भी स्तूप बनना शुरू हो गए। तो स्तूप का मतलब एक प्रकार की समाधि है, जिसकी शुरुआत बौद्ध काल से होती है। और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुछ स्तूप उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में स्तूप का वास्तु जानना ज़रूरी है। तो जरा समझिएगा, ये चित्र है स्तूप का आपके सामने। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है और ना बच्चों मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, इसलिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं बेहतरीन रूप से। तो देखिए, इसमें जो चबूतरा, सबसे पहले ये जो चबूतरा है, सबसे पहले एक चबूतरा बनता है। ये चबूतरा बना, ठीक है, और इसके चारों ओर ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये दरवाजे बने हैं चारों डायरेक्शन में, और ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियां हैं, जिसे वेदिका कहा गया है। और ये जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस को मेधी कहा गया है। क्या कहा जाता है? और इस पर उल्टे अंडे के जैसा अर्धवृत्त, उल्टे अंडे के समान एक संरचना बनाई गई है। बात आप समझ रहे हैं? ये जो उल्टे अंडे के समान संरचना है, इसे अंड कहा जाता है। इसके चारों ओर देखिए जगह रहती है। यहाँ पर भी ये जगह है, देखिए खाली स्थान है, फ्लैट ज़मीन है, जिस पे हम लोग टहलते हैं। जब कोई जाता है तो टहलते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये जो खाली जगह है, प्रदक्षिणा पथ, जैसे मंदिर के चारों ओर हम लोग टहलते हैं, मतलब परिक्रमा लगाते हैं, तो उस रास्ते को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसको भी प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, ये वाले हिस्से को जो खाली बनता है। और ये हिस्सा अंड कहलाता है। अंड का जो ऊपरी सिरा होता है, वो बच्चों फ्लैट होता है।
और इस पर एक बर्तन रखा जाता है जिसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका। इसमें अस्थियां या राख रखी जाती है। बात आप समझ रहे हैं? हर्मिका पूरे स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है। बात समझ रहे हैं? हर्मिका के ऊपर की तरफ एक ये रॉड सी होती है जिसे यष्टि कहा जाता है। क्या कहते हैं? और हर्मिका को कवर करते हुए ये सुरक्षित करने के लिए क्या लगाई जाती है? छतरी। क्या लगाई जाती है? ये यष्टि है और ये छतरी। और ये जो दरवाजे हैं इसमें जाने के लिए, चढ़ने के लिए चारों तरफ, इन्हें तोरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? तोरण। बात समझ में आती है? बोलिए भाइयों बहनों, क्लियर है ये बात? कोई अंतर नहीं है मेधी और प्रदक्षिणा पथ में। मेधी एक फ्लैट, पूरे के पूरे फ्लैट सरफेस को मेधी कहा जाता है। पूरे के पूरे फ्लैट सरफेस को मेधी कहा जाता है। इसके ऊपर ये अंड रख गया। अब ये जो रास्ता बचा हुआ है चारों तरफ का, ये रास्ता प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। बात समझ में आती है? कुछ पूछना? क्लियर बेटा? आती है बात समझ में? तो ये स्तूप हो गया। और उत्तर प्रदेश में सारनाथ में ही कई जगह स्तूप पाए जाते हैं। और जो मैं आपको ये स्तूप का विवरण दे रहा हूँ, ये आप स्तूप का और पिलर का जो विवरण ले रहे हैं, इसे आप जीएस फर्स्ट पेपर में कला एवं संस्कृति में भी लिख सकते हैं। कला एवं संस्कृति में भी ये आपको बहुत बहुत काम आएगा। हालांकि मैं आगे क्लास लूँगा कला एवं संस्कृति की। तो मौर्यकालीन वास्तुकला में स्तूप देख लिया। अब बात आती है मूर्तियों की। तो मूर्तियों का विकास थोड़ा कम हुआ मौर्यकाल में। मौर्यकाल में मुख्यतः यक्ष और यक्षिणी की ही मूर्ति बनी है और ये महत्वपूर्ण है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए पूजनीय है। बात समझते हैं? इसके बाद मृदभांड आते हैं। मृदभांड मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। इसमें ग्रे कलर का मिट्टी का बर्तन होता है जिस पर चित्र बने होते हैं। इसका प्रयोग लेविश लाइफ के लिए किया जाता है। जैसे आप मुग़ल काल में देखेंगे, मुस्लिमों में आप देखेंगे कि जैसे हम लोगों के यहाँ अगर सुराही होती है तो नॉर्मल होती है, उनके यहाँ सुराही ज़्यादा नक्काशीदार बर्तन होते हैं और सुराही होती है। तो हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है। तो वैसे ही लेविश लाइफ को प्रदर्शित करने के लिए चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बेटा? ये बात मौर्यकालीन वास्तुकला और स्थापत्य कला की हो गई। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल में अगर आप देखिए तो मुख्यतः बच्चों मूर्ति निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? मूर्ति निर्माण होता है। ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाइए। मूर्ति निर्माण 3 शैलियों में होता है। 3 शैलियों में मूर्ति निर्माण होता है।
पहली शैली को गांधार शैली कहते हैं, दूसरी को मथुरा शैली कहते हैं और तीसरी को अमरावती शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरावती शैली। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये भी काम की नहीं है और ये भी काम की नहीं है। गांधार शैली, हमें सिर्फ किस शैली के बारे में देखना है? मथुरा शैली के बारे में। और सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी है वो किस शैली में बनी है? मथुरा शैली में बनी। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनी है और उसमें जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी है वो भाव प्रधान है। क्या है बच्चों? भाव प्रधान है, यानी जो मूर्ति बनाई जाती थी उसमें मूर्ति की फीलिंग नज़र आती थी। जैसे गांधार शैली में जो मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी है वो भाव शून्य है, उसमें मूर्ति ज़ीरो एक्सप्रेशन लिए हुए है, ना खुश दिखेगी ना दुखी दिखेगी। लेकिन मथुरा शैली में जो भी मूर्तियाँ बनी हैं वो भाव प्रधान है, उसमें मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में महात्मा बुद्ध नज़र आते हैं, प्रसन्न मुद्रा में। बात आप समझ रहे हैं? और मथुरा शैली में ही, मथुरा शैली की हमको कनिष्क की मूर्ति भी मिलती है जिसमें कनिष्क का सर टूटा हुआ है और नीचे उस मूर्ति के लिखा है देवपुत्र शाही शाहानुशाही। ये उपाधि किसकी है? कनिष्क। कनिष्क की मूर्ति टूटी हुई मिली है। बात आप समझ रहे हैं? आ रही है बात समझ में? और देखिए कनिष्क का काल मौर्योत्तर काल है कि नहीं है? बोलिए बच्चों, क्लियर है इतनी बात? ये मौर्योत्तर काल की वास्तुकला और स्थापत्य कला हो गई। इसके बाद में गुप्त काल को देखते हैं। गुप्त काल, जैसा कि आपको पता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल का मतलब ये नहीं कि सोने के सिक्के चले खूब सारे इसलिए स्वर्ण काल। स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि विकास के जितने क्षेत्र थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, विकास के जितने क्षेत्र थे, प्रत्येक क्षेत्र में एक्सट्रीम डेवलपमेंट उस काल में होता है। एक्सट्रीम डेवलपमेंट, यही कारण है कि उस काल को क्या कहा गया? स्वर्ण काल। जैसे एक मनुष्य होता है, जैसे आप हैं, हम हैं, हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है तो कहते हैं भाई उसका तो गोल्डन टाइम चल रहा। उसका क्या चल रहा है? गोल्डन टाइम, स्वर्ण काल। तो वैसे ही प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल एक स्वर्ण काल था जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में एक्सट्रीम डेवलपमेंट हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है वास्तुकला और स्थापत्य कला छूट तो जाएगी नहीं। उस क्षेत्र में भी एक्सट्रीम डेवलपमेंट होता है बेटा, एक्सट्रीम डेवलपमेंट। और तमाम सारे मंदिर स्थापित किए गए, तमाम सारी मूर्तियां बनती हैं, बहुत सारे काम होते हैं इस काल में। तो हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है तो वैसे तो गुप्तकालीन शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, इसलिए ज़्यादातर मंदिर और मूर्तियां जो बनती हैं वो बेसिक वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई होती हैं। वो मुख्यतः वैष्णव धर्म से ही जुड़ी हुई होती हैं, उसी से जुड़ी हुई जितनी भी मूर्तियां बनी और भवन बने। लेकिन कुछ शिव मंदिर भी, जैसे भूमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, लेकिन ये सब उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं जानना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में, वर्तमान झांसी,
ललितपुर में जो है वो गुप्तकालीन मंदिर मिलता है जिसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत विशेष मंदिर है ये, इसकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। पहले तो गुप्तकालीन मंदिर की विशेषता जानिए। गुप्तकालीन मंदिर जो अमूमन बनते थे वो एक चबूतरे पर बनते थे। किस पर बनते थे? आज भी गांव देहात में चले जाओ, वहाँ जो मंदिर बना होगा वो एक चबूतरे पर बना होगा बेटा, बना है। इसके बाद एक मुख्य भवन हुआ करता था जिसमें भगवान की प्रतिमा रखी होती थी, आज भी मिलता है। इसे गर्भगृह कहते थे। क्या कहते थे? गर्भगृह। और छतें क्या होती थी? सपाट होती थी। छतें क्या होती थी? सपाट। और ये जो मंदिर बनता था गुप्त काल का, ये मंदिर बनता था किसका बच्चों? पत्थर का। और ये चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ था परिक्रमा के लिए। बात समझ में आती है? इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। ये गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर इसी शैली में बने होते थे। ज़्यादातर मंदिर इसी शैली में बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए, इसी शैली में बने। गुप्त काल का शिखर युक्त मंदिर, शिखर का मतलब जिसमें ऊपर छत ऐसी हो गई, गुप्तकालीन शिखर युक्त पहला मंदिर जो है वो देवगढ़ का क्या है? दशावतार मंदिर। और इसमें जो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है वो शेष नाग की शैया बनी है, मतलब चारपाई टाइप में बनी है, गद्दा टाइप में। शेष नाग नहीं ऐसे करके फन काढ़े हैं और विष्णु भगवान लेटे हैं, वैसी मूर्ति मिलती है शेष नाग पर लेटे हुए। भगवान विष्णु की मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर से मिलती है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो पंचायतन शैली का है। किस शैली का है? पंचायतन शैली का है। पंचायतन शैली किसे कहते हैं? एक मुख्य मंदिर होता है जिसमें मुख्य भगवान होते हैं, आप लोग गए होंगे, और चारों तरफ अन्य देवताओं का मंदिर होता है छोटा छोटा। ये मुख्य मंदिर, ये छोटे छोटे चारों तरफ अन्य मंदिर। तो 1 2 3 4 और 5, 5 का मतलब पंच, इसी को कहा गया पंचायतन शैली का मंदिर। बात समझ में आती है? आप चले जाइए 12 देवी मंदिर में, तपेश्वरी देवी मंदिर में, आपको यही चीजें मिलेंगी। बात आप समझ रहे हैं? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन श्रेणी में बना हुआ है। बात क्लियर है? आती बात समझ में? इसके अलावा गुप्त काल से बुद्ध की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये भी मूर्तियां मिलती हैं। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा कानपुर शहर में, कानपुर में एक जगह पड़ती है बच्चों, भीतर गांव, यहाँ से भी गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुआ है। और इसकी विशेषता ये है कि ये ईंट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ईंटों का। गुप्त काल के जितने भी मंदिर हैं, समझे बच्चों, गुप्त काल के जितने भी मंदिर हैं सारे ज़्यादातर पत्थर के ही बने हैं। लेकिन भीतर गांव में जो गुप्तकालीन मंदिर बना है वो किसका बना है? ईंटों का बना। उसमें डाट मेहराब शैली का प्रयोग किया गया है। डाट मेहराब शैली मतलब इस प्रकार से मेहराब बनी हुई है। कभी मौका मिले तो जाके देखिएगा। तो इतनी बात समझ में आती है। तो ये बात गुप्तकालीन वास्तुकला और स्थापत्य कला की हो गई। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है।
अगली क्लास में मैं आपको मध्यकालीन वास्तुकला और स्थापत्य कला और आधुनिक कालीन वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगा।